नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र रेस्पिरेशन के बारे में हम अपने पूर्व की वीडियो के अंतर्गत सामान्य परिपथ के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात क्रेब्स चक्र और क्रेब्स चक्र के पश्चात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है। ये तीनों सिस्टम मिलकर के ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तीनों मिलकर के श्वसन के सामान्य परिपथ को पूर्ण करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल में विभिन्न ऑक्सीकरण स्टेप्स के अंतर्गत निर्मित NADH व क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत निर्मित FADH2 का इस सिस्टम के अंतर्गत ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप विमुक्त इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश होता है और ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों की श्रृंखला से गुजरते हुए अंततः ऑक्सीजन को अपचित करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन का जल में अपचयन होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया मुख्यतः हाइड्रोजन के विस्थापन से होती है और ऑक्सीकृत जो सबस्ट्रेट होता है उससे हाइड्रोजन के एक पेयर का विस्थापन होता है जो टूटने पर 2 प्रोटॉन एवं 2 इलेक्ट्रॉन हमें देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन का पेयर है ये टूटता है तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की हमें प्राप्ति होती है और निष्कासित जो हाइड्रोजन के 2 आयन निकले हैं इनको हाइड्रोजन ग्राही पदार्थों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण अर्थात जब हम क्रेब्स चक्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कुल 5 है जो ऑक्सीकृत पद होते हैं और प्रत्येक पद में हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन युग्म NAD अर्थात निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के अपचयन में प्रयुक्त होते हैं, जबकि सक्सेनिक अम्ल से विस्थापित हाइड्रोजन युग्म को FAD के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि NAD के द्वारा 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर NAD जो ऑक्सीकर्ता का NADH में अपचयन हो जाता है। वहीं आप FAD को देखोगे तो FAD का है जो अपचयन होने पर हमें FADH2 की प्राप्ति होती है। NADH2 तथा FADH2 अणुओं का ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। यानी इस NADH2 के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप पुनः NAD के ऑक्सीकृत रूप की प्राप्ति होती है और ये NAD पुनः है जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र
के अंतर्गत प्रयुक्त होने के लिए उपलब्ध रहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान विमुक्त हाइड्रोजन और आयन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अपचन में प्रयुक्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें अंतिम उत्पाद के रूप में है जो जल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आप ईटीएस सिस्टम के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल में 5 टोटल है जो ऑक्सीकृत पद होते हैं। इन ऑक्सीकृत पदों में निर्मित होने वाले NADH2 या FADH2 ऑक्सीजन से सीधे नहीं जुड़ते हैं, और वास्तव में हम देखें तो इन अपचायकों से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाहकों की एक श्रृंखला, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ईंधन मेम्ब्रेन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वाहकों की एक श्रृंखला होती है, और ये इस श्रृंखला में 4 जटिल होते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 कहते हैं। साथ ही साथ इनके पैरेलल हमें जो एक और सिस्टम देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज, जो कि एटीपी प्रोड्यूस करने में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन वाहकों की जो ईंधन मेम्ब्रेन की श्रृंखला होती है, इसे हम ईटीएस कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। इन श्रृंखला में अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में, तो जब एक एंजाइम, ये जो कॉम्प्लेक्स है वास्तव में एक एंजाइम होते हैं, और एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम को जो इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है, तो इस दौरान है जो काफ़ी ऊर्जा मुक्त होती है, तथा कुछ स्थानों पर हमें है जो इससे एटीपी का निर्माण देखने को मिलता है, अर्थात विमुक्त ऊर्जा है जो एटीपी निर्माण के लिए पर्याप्त होती है। ईटीएस चैन की बात करते हैं तो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन अभिगमन के दौरान ऊर्जा का विमोचन होता रहता है, तथा अंततः 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 हाइड्रोजन आयन जो हमें अल्टीमेटली है वो ऑक्सीजन के एक परमाणु से विक्रिया कर जल का एक अणु का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के विभिन्न घटकों की बात करें तो एफएमएन यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम क्यू या जिसे हम यूबिक्विनोन कहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए तथा साइटोक्रोम A3 आदि होते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रेब्स चक्र के अंतर्गत जो ऑक्सीकृत पद हमने बताया कि 5 ऑक्सीकृत पद होते हैं, तथा ईटीएस यानी जो ऑक्सीकृत पद होते हैं, इसके फलस्वरूप जो अपचनकारी शक्ति का निर्माण होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है जो ईटीएस के अंतर्गत होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पाइरूवेट है, आपके आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, मेलेट, ये सभी है जो अपने ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एनएडी का उपयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप एनएडी का NADH2 में अपचन हो जाता है। वहीं पर जो आपके सक्सीनेट है, उस सक्सीनेट के अपचन में है जो FAD प्रयुक्त होता है, और इन सभी से पांचों उत्पादों से निर्मित अपचनकारी शक्ति से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है जो इन इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है ईटीएस सिस्टम के अंतर्गत होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जटिल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करते हैं, जिसके फलस्वरूप अंततः हमें जो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को रिड्यूस करने में प्रयुक्त होते हैं, और है जो हाइड्रोजन की प्राप्ति, जल की प्राप्ति होती है। अब हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की बात करें तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के आप देखोगे कि जो NADH2, यहाँ आप देख रहे हैं कि NADH2
जो भी अपचनकारी शक्ति है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वो अपना हाइड्रोजन इस अपचनकारी शक्ति को दे देती है, इसके फलस्वरूप ये NAD है जो NADH2 में अपचित हो जाता है। वो ये NADH2 जो कि अपचित हो गया है, अपने इलेक्ट्रॉन FMN को दे देता है, और FMN है जो फिर अपचित हो जाता है, और NADH2 पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है, जो अगली नई अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त होगा। FMNH2 आगे है जो फेरस को फेरिक में अपचित कर देता है, और है जो फेरिक है जो पुनः यूबिक्विनोन ऑक्सीकृत को यूबिक्विनोन रिड्यूस में कर देता है। और इस प्रकार से इन कॉम्प्लेक्सेस की एक लगातार सीरीज होती है, उस सीरीज के अंतर्गत जो एंजाइम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो अपचित हो जाता है, और जो त्यागता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। और यहाँ पर आप देखिए यूबिक्विनोन जो रिड्यूस हुआ है वापस पुनः है जो एक आयरन समूह को इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे वो फेरिक है जो फेरस में कन्वर्ट हो जाता है, और पुनः ये फेरस है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आगे से आगे विभिन्न एंजाइम्स के थ्रू अल्टीमेटली फेरस आयन अंततः साइटोक्रोम A3 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देता है, जिससे ऑक्सीजन रिड्यूस होकर के जल का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप इस सिस्टम के अंतर्गत कि यहाँ हमें साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 ये वो 4 कॉम्प्लेक्स है। इन कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एंजाइम से आगे ट्रांसफर करते हैं, और इसके बीच में जो ऊर्जा का विमोचन होता है वो ऊर्जा है जो ATP जनरेशन के लिए प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप में ATP की प्राप्ति होती है। तो क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत निर्मित NADH2 और वहीं ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत भी हमें 2 NADH2 के अणु प्राप्त होती है। इन सभी का है जो ऑक्सीकरण इस ETS सिस्टम के अंतर्गत होता है। वहीं क्रेब्स चक्र के अंतर्गत हमें एक FADH2 अर्थात 2 क्रेब्स चक्र के अंतर्गत 2 FADH2 अणुओं की प्राप्त होती है, जो कि सक्सिनिक एसिड के फ्यूमरिक एसिड के में कन्वर्ट होने के दौरान होती है। और ये FADH2 है जो यूबिक्विनोन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद में इस सिस्टम के अंतर्गत प्रवेश करता है। रसायन परासरणी सिद्धांत। रसायन परासरणी सिद्धांत को पीटर मिशेल के द्वारा 1961 में दिया गया, और यह सिद्धांत माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट दोनों में ATP संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP संश्लेषण को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, तथा क्लोरोप्लास्ट में होने वाले ATP निर्माण को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। पीटर मिशेल के अनुसार एटीपेज नामक जो एंजाइम है वो व्युत्क्रमणीय व्यवहार करता है, अर्थात यह ADP तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से डिहाइड्रेटेड अवस्था में ATP का निर्माण करता है, जबकि हाइड्रेटेड अवस्था में ATP का ADP व इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जल अपघटन करता है। रसायन परासरणी परिकल्पना
रसायन परासरणी परिकल्पना के अनुसार हम देखें तो NADH से ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन परिवहन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला पर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन युग्म के परिवहन में 6 प्रोटॉन का निर्माण होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कला की भीतरी सतह से बाहरी सतह पर स्रावित करे जाते हैं। भीतरी कला विशिष्ट रूप से विन्यासित होती है जिससे प्रोटॉन केवल बाहर की ओर गमन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सरफेस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर सरफेस है। अर्थात यहाँ पर आपके बाहर की तरफ है जो आप उसकी आउटर मेम्ब्रेन दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम जो अपन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं 1 2 3 4 और उसके साथ साथ आपका ये एक नया सिस्टम जो दिख रहा है आपको यहाँ पर एटीपेज। ये जो पांचों एंजाइम सिस्टम है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। इनर सरफेस जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इनर सरफेस के अंतर्गत आप देखोगे तो जो NADH है वह हाइड्रोजन आयन को ऑक्सीकरण के फलस्वरूप NADH अपने इलेक्ट्रॉन को तो इन इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स को डोनेट कर देता है। तब इसके साथ हाइड्रोजन आयन इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपन देखते हैं कि जैसे जैसे NADH आगे से आगे PTS सिस्टम के अंतर्गत अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है वैसे वैसे एक इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा एक हाइड्रोजन युग्म की आउटर सरफेस की तरफ प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक NADH मॉलिक्यूल से कुल है जो हमें 6 प्रोटॉन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अल्टीमेटली आउटर सरफेस और इनर सरफेस के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है जिसके फलस्वरूप भीतर की साइड में प्रोटॉन सांद्रता कम हो जाती है और बाहर की तरफ प्रोटॉन सांद्रता अधिक होने से प्रोटीन मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है और इसके फलस्वरूप एटीपेज जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स से होते हुए प्रोटॉन पुनः है जो इनर सरफेस की तरफ अंदर की साइड में मूवमेंट करते हैं और जिसके फलस्वरूप एटीपेज एंजाइम द्वारा हमें है जो एटीपी की प्राप्ति होती है। और ये जो प्रोटीन मोटिव फोर्स होता है ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को संयुक्त कर एटीपी के निर्माण के लिए पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार से हम रसायन परासरणी परिकल्पना के द्वारा एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण तथा प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में क्या अंतर है। ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण जो कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत देखने को मिलता है। वहीं प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है ये है जो हमें क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत अर्थात पादपों के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो क्रिया है प्रकाश के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जबकि प्रकाश फॉस्फोरिलेशन की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया शोषण के समय होती है जबकि ये प्रकाश फॉस्फोरिलेशन की क्रिया प्रकाश संश्लेषण में होती है।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण सभी कोशिकाओं में संपन्न होती है, जबकि प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण केवल दीप्तिमान हरित कोशिकाओं में संपन्न होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण के लिए आणविक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन साइटोक्रोम तंत्र के माध्यम से होता है। वहीं फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एटीपी निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होती है, जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंतर्गत एटीपी निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य की विकिरणों से प्राप्त होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण में एटीपी विभिन्न अपचयी कार्यों के लिए उपयोग होती है, जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी का उपयोग CO2 के स्वांगीकरण में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण के अंतर्गत हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की क्रिया से जल का निर्माण होता है। वहीं फोटोफॉस्फोरिलीकरण के अंतर्गत इसमें जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। अब है क्रेब्स चक्र के अंतर्गत ऊर्जा का संबंध। क्रेब्स चक्र के अंतर्गत हमें टोटल है जो 30 एटीपी अणुओं की प्राप्ति होती है। अब इस एटीपी अणुओं का हम लेखा जोखा देखते हैं तो पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण के दौरान हमें 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। आइसोसिट्रिक अम्ल से ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल के निर्माण के दौरान भी हमें 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। अल्फा ग्लूटेरिक अम्ल से सक्सिनिल कोएंजाइम के दौरान हमें 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक अम्ल के निर्माण के दौरान हमें 1 एटीपी और सक्सिनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल के निर्माण के दौरान 2 एटीपी और मैलिक अम्ल से ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के निर्माण के दौरान हमें 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये विक्रिया जो ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से हमें 2 पायरुविक अम्ल के अणु प्राप्त होते हैं, इसलिए इस सभी एटीपीज को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, अर्थात ये चक्र 2 बार संपन्न होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से हमें 30 एटीपी प्राप्त होते हैं। अब ये एटीपी जो हमें दिख रहे हैं आपको, ये NADH2 जो मोलिक्यूल होता है, एक NADH2 की ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। ठीक है, जबकि FADH2 के ऑक्सीकरण से हमें 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। अब ऑक्सीशोषण की कुल ऊर्जा प्राप्ति, ग्लाइकोलाइसिस से हमें कुल है जो 8 एटीपी प्राप्त होते हैं और क्रेब्स चक्र से कुल 30 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से कुल हमें है जो 38 एटीपी अणु की प्राप्ति होती है। वायवीय शोषण की दक्षता की बात करते हैं तो ग्लूकोज के एक अणु के वायवीय ऑक्सीकरण पर प्राप्त कुल एटीपी अणु होते हैं 38 और एक अणु एटीपी के जल अपघटन पर जो कुल ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है 7.3 किलो कैलोरी। अतः 38 अणु एटीपी में संचित कुल ऊर्जा होगी 38 मल्टीप्लाई विद 7.3 इक्वल टू 277 किलो कैलोरी। जबकि एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो विमुक्त ऊर्जा होती है उसका मान होता है 673 किलो कैलोरी। तो इस प्रकार वायवीय शोषण की जो दक्षता है वो लगभग 41% के करीब होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल का विघटन होता है उसके अंतर्गत हम पहले ही पढ़ चुके हैं और यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल का विघटन होता है जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसके अंतर्गत अल्कोहल का निर्माण होता है, दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसके अंतर्गत हम लैक्टिक एसिड निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। तो पायरुविक अम्ल से इथाइल अल्कोहल का जो निर्माण होता है इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि पायरुविक अम्ल से हमें एसिटाल्डिहाइड की प्राप्ति होती है और एसिटाल्डिहाइड का बाद में अपचनकारी शक्ति का यूज करते हुए इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है।
और इस संपूर्ण अभिक्रिया को हम देखें तो ग्लूकोज कि एक मॉलिक्यूल से हमें 2 अल्कोहल अणुओं की प्राप्ति होती है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पायरुविक अम्ल है, वो 3 कार्बन युक्त होता है और ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त होता है, तो एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से हमें 2 पायरुविक अम्ल अणुओं की प्राप्ति होती है। अतः इस अभिक्रिया में भी में ये 2 अल्कोहल अणु और 2 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की प्राप्ति होती है। और पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल के निर्माण का देखें तो पायरुविक अम्ल का NADH2 अर्थात उसका जो ऑक्सीकरण होता है, उसके फलस्वरूप हमें लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है और ये अभिक्रिया लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वो FMN की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब एनॉक्सी शोषण में ऊर्जा उत्पादन की बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की जो शुद्ध ऊर्जा प्राप्त होती है 2 ATP अणु और NADH2 के कितने अणु होते हैं? 2। तो पायरुविक अम्ल के डिहाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त NADH2 अणु 2, यानी NADH2 के 2 अणु हैं वो पायरुविक अम्ल के डिहाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु के एनारोबिक रेस्पिरेशन से प्राप्त शुद्ध ऊर्जा होती है वो 2 ATP होते हैं, क्योंकि NADH2 के दोनों अणु हैं जो डिहाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त हो जाते हैं। एक अणु ATP के जल अपघटन पर मुक्त ऊर्जा होती है 7.3 किलो कैलोरी, अतः 2 अणु ATP ही इसमें प्राप्त होती है, अतः संचित कुल ऊर्जा का मान होगा 2 × 7.3 = 14.6 किलो कैलोरी। जबकि एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विमुक्त ऊर्जा का मान होता है 673 किलो कैलोरी। इस प्रकार नॉक्सी शोषण की जो इफिशियंसी है, दक्षता है, वो लगभग 2.2% के करीब होती है। थैंक्स।